हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 3 जो आपके समीक्षा अधिकारी के लिए होगा। और ये टेस्ट हम लोग ध्येय आईएएस के कर रहे हैं जो नए वाले फेज में शुरू किए गए थे। मतलब 11 फरवरी को पेपर होने के बाद नए पैटर्न पे ध्येय आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें हम लोग आज टेस्ट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 किया, 2 किया और आज हम 3 करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने पे वहां पे मिल जाएगी। वहां मैं अपने ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं। साथ ही साथ मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि आप अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या समीक्षा अधिकारी या दोनों की कर रहे हो तो आपको यूपी पीसीएस के जो 20-22 टेस्ट पेपर मैंने कराए हैं वो और समीक्षा अधिकारी दोनों को एक साथ कवर करते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी, लेकिन हम लोग जो क्लास करेंगे वो हिंदी मीडियम में करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल पे। बहुत सारे वहां पे पॉइंट आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संविधान के भाग 10 अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिनमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। तो आप देखोगे बिल्कुल सही है। अगर आपने देखा होगा कि जो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के बारे में बात होती है वो इसी भाग 10 के अंतर्गत आती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर पूछ रहा है कि राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा से परामर्श करके किसी अनुसूचित क्षेत्र फल को बढ़ाने या घटाने या सीमाओं को बदलने और इस तरह के नाम को बदलने का अधिकार करता है। तो नहीं, राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार है, लेकिन वो जो परामर्श करता है ना मेरे दोस्त, वो आपकी राज्य की विधानसभा से नहीं करता बल्कि वो राज्यपाल से करता है। राज्य की विधानसभा से करने का मतलब हो गया कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से करना, और ऐसे में राज्यपाल जो कि उससे बड़ा पद है तो उसके द्वारा करेगा, न कि राज्य की विधानसभा से। तो दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया पॉइंट, और इसीलिए केवल एक सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इनको हमें मिलान करना है। जैसे आर्टिकल 301, इसमें सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है? व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 310 में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें दिया हुआ संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कि कितना उनका कार्यकाल होगा। 312 में हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं, और 323 क में हम प्रशासनिक अधिकरण की बात करते हैं। और यहीं पे अगर मैं आपको बता दूं 323 ख की अगर हम बात करें तो जो अन्य अधिकरण होते हैं उन पे बात होती है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, एनजीटी वगैरह, या फिर किसी मामले के लिए स्पेशली गठित किए गए ट्रिब्यूनल्स। तो ये आपका 323 ख में आता है। तो यहाँ पे चारों ही सही मिलान हुए, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? अब देखो, यही जीएस का पेपर आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। लगभग यही स्टेटमेंट वाइज मिलान करने के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के पैटर्न पे उसको भी पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को दोनों ही टेस्ट पेपर जो मैं करा रहा हूं पूरी तरीके से अच्छे से तैयार कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, नॉलेज बताता हूं, वो जरूर तैयार करके चलना है। यहां पे कहा जा रहा है यह व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप न्यायाधीश बनने जा रहे हो तो आप किसी भी अन्य पद पर कार्यरत नहीं होने चाहिए। उसे कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता होना चाहिए, तो ये नहीं। हाई कोर्ट का अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो आपको कम से कम 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए, लेकिन जिला न्यायाधीश के लिए आपको केवल 7 वर्ष का अधिवक्ता यानी एडवोकेट होना चाहिए। तो दूसरा गलत है। तीसरा, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश भी की हो। हालांकि अगर हम बात करें जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, आर्टिकल नंबर 233 के तहत आपके राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, परंतु उसके लिए राज्यपाल क्या करता है? हाई कोर्ट से परामर्श जरूर कर लेता है। तो यहां पर आपने देखा दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। इसका मतलब है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल को कितने दिन के पूर्व नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उसके विरुद्ध नागरिक कानूनी संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है? देखो, दो तरीके की कार्रवाइयां होती हैं, एक होता है दीवानी कार्रवाई और एक होता है आपराधिक कार्रवाई। अब यहां पर देखना कि आपराधिक कार्रवाई से राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्ति है, यानी जब तक वो पद पर हैं उस समय तक आप उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को नहीं संचालित कर सकते। हाँ, दीवानी मुकदमे को चला सकते हो, जैसे उत्तराधिकार की बात हो, विवाह की बात हो, तलाक की बात हो, संपत्ति की बात हो, या किसी भी ऐसी चीज का जो दीवानी मामले से संबंधित है उस पर आप कार्रवाई करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए 2 महीने पहले ही आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है? तो मेरे भाई, किसी भी समय नहीं हटा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल भले निश्चित नहीं होता है, लेकिन वो तब तक प्रधानमंत्री बना रहेगा जब तक उसे बहुमत प्राप्त होगा। अर्थात लोकसभा में अगर बहुत सारे सांसद उसको बहुमत देते हैं अपना कि नहीं आप ही हमारे शीर्ष रहेंगे, आप ही हमारे नेतृत्व करता रहेंगे, तो राष्ट्रपति चाहकर भी प्रधानमंत्री को उसके पद से
नहीं हटा सकता, तो किसी भी समय नहीं हटा सकता, इसीलिए कहा भी जाता है कि वो प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला गलत होगा और आर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना दोस्तों। हाल ही में सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है, बिल्कुल सही बात है। और भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1978 तक लागू था। तो देखो पहला सही है कथन, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों गलत है? देखो पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल था मेरे दोस्त, वो लगा था आपका 1962 यानी अक्टूबर 1962 में, जब हमारे इंडिया और चाइना का वार देखने को मिला था। और इसी की वजह से नेहरू जी क्या हो गए, अचानक सत्ते में आ गए, यानी कि परेशान हो गए, क्योंकि वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे, चाइना को अपना भाई मानते थे, यानी एक समर्थक मानते थे। लेकिन चाइना ने पीठ पे छुरा भोंक दिया और तभी से जो प्रधानमंत्री जी थे नेहरू जी, वो काफी सदमे में एक तरीके से आ गए कि यार ये कैसे हो सकता है, जिस पे हमने इतना अंधा विश्वास किया और उसी ने जो है कि हमारे से वॉर कर दी। तो उस समय हमारा पहला आपातकाल लगता है। दूसरा आपातकाल आपके 1971 में लगता है, जब भारत बांग्लादेश को आजाद करा रहा था और उस दौरान इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो दूसरा आपातकाल लगता है। तीसरा आपातकाल आंतरिक अशांति के दौरान के माध्यम से लगता है, जिसमें मोरारजी देसाई जी और जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या किया था, मोर्चा खोल दिया था। और तीसरा लगता है आपका 1975 में। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था क्या 25 जून 1975 को, तो नहीं, वो तीसरा लगा था। लेकिन 25 जून को लगा था, इसीलिए उस दिन संविधान की हत्या का वर्ड यूज कर दिया गया है। तो पहला तो सही है मेरे दोस्त, दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया जी, जो कि हमारे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। क्या थे? उपाध्यक्ष। लेकिन एक और फैक्ट आपको बताना है कि ये वर्तमान में किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। फॉरेन की यूनिवर्सिटी है, इतना मैंने हिंट दे दिया। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक सलाहकार परिषद गठित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। क्या हो जाएगा? पूनम गुप्ता। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक शुरू किया गया है। क्या किया गया है? वित्तीय समावेशन सूचकांक शुरू किया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस सूचकांक को तैयार करने में मुख्य रूप से 3 पैरामीटर शामिल किए गए और इस पैरामीटर में उनको भारांक भी दिया गया, लेकिन 2 भारांक या 3 भारांक या कोई एक भारांक इसमें गलत है, उसकी पहचान करो। अगर आप एक्सेसिबिलिटी की बात करोगे तो यहाँ पे 30 नहीं बल्कि 35% है। उपभोग यानी कंजम्पशन की बात करोगे तो 45% है। और गुणवत्ता की बात करोगे तो इसमें 25 नहीं बल्कि 20% की बात की गई है। तो इस आधार पर आप देखोगे कि पहला और तीसरा गलत है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर हम आगे बात करेंगे। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की इरेडा लिमिटेड नवरत्न कंपनी को दर्जा दिया गया है और इस कंपनी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इरेडा कंपनी की स्थापना 1987 में हुई थी, बिल्कुल सही। और यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों व ऊर्जा संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो यह भी सही, यानी इरेडा कौन सी कंपनी है? जो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड जो है कि क्या करती है, फंडिंग करती है, वित्तीय सहायता देती है, वित्त पोषण देती है, लोन प्रदान करती है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होने के साथ ही देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 18 हो गई है। तो देखो 18 नहीं हुई है, ये गलत है, क्योंकि टोटल अगर हम वर्तमान की बात करें, और मैं ये आपको डाटा दे रहा हूं अक्टूबर 2024 तक का, कि वर्तमान में 25 नवरत्न कंपनियां हो गई, न कि 18। कितनी हो गई? 25 नवरत्न कंपनियां। और जो 25वें नंबर पे जो नवरत्न कंपनी है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो SJVN। इसका मतलब क्या हुआ? सतलज जल विद्युत निगम। ये हमारी 25वीं नवरत्न कंपनी है, इसीलिए तीसरा गलत है। तो केवल पहला और दूसरा ही सही होगा। अगर मैं आपसे महारत्न कंपनी के बारे में बात करूं तो टोटल अभी तक हमारी 14 महारत्न कंपनियां हो चुकी है, 14। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा तामजा ब्लू होल, ये किससे संबंधित है? तो शोधकर्ताओं के अनुसार तामजा ब्लू होल दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, बिल्कुल ठीक है। और यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। तो नहीं मेरे भाई, ये आपके चेतुमल खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चेतुमल की खाड़ी में स्थित है। और ये चेतुमल खाड़ी कहाँ की है? ये मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी है। कहाँ की? मैक्सिको की। इसीलिए दूसरा तो गलत हो गया भैया, तो केवल पहला ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात यहाँ पे? देखो हर एक पॉइंट को मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल से समझा रहा हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आपके वो कैसे करके याद करने, अदरवाइज तो व्याख्या में तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए याद करने का ये आपको पता चल जाएगा। विरासत टैक्स की बात करें तो देखो नाम से लग रहा है कि आपको कोई प्रॉपर्टी, अगर घर वगैरह जमीन जो विरासत में मिली है उस पर आपसे टैक्स लिया जाएगा। और विरासत में कब मिलता है? अगर देखो कोई व्यक्ति अपने जिंदा रहते हुए आपको कोई सामान दे रहा है तो सामान तो वो गिफ्ट हो गया, लेकिन विरासत कब मिलती है? जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, जो उसका असली मालिक होता है, जब उसकी निधन हो जाता है तब आपके पास जो संपत्ति आती है उसे हम विरासत कहते हैं। जैसे हमारे भारतीय परिवारों में क्या है कि जब तक पिता जिंदा है तो सारी प्रॉपर्टी पिता के नाम है, और जब पिता गुजर जाता है यानी कि जब उसका उम्र के बाद निधन हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आपके बच्चों में बांट दिया, मतलब अपने बच्चों में बांट देता है वो, चाहे वो आप में बटे, आपकी बहन में, आपके भाई में, सब में बांट दी जाती है। तो एक विरासत कहते हैं उसे, और उस विरासत पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो यह विरासत टैक्स की शुरुआत संपदा शुल्क अधिनियम 1953 के माध्यम से की गई थी। बिल्कुल सही, संपदा शुल्क मतलब प्रॉपर्टी टैक्स है। और 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इस कानून को समाप्त भी कर दिया था। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में बात करें, कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक वायरस जनित रोग है, यानी वायरस से होता है, और जो आर्बो वायरस के कारण फैलता है। कौन से वायरस से? आर्बो वायरस। यह आर्बो वायरस मादा एनाफिलीज मच्छर में पाते हैं। तो दोस्तों एनाफिलीज मच्छर नहीं होता, बल्कि क्यूलेक्स मच्छर होते हैं। कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर, उसमें यह पाया जाता है, एनाफिलीज में नहीं। जापानी इंसेफेलाइटिस फैलाने वाले मच्छरों में धान के खेतों में प्रजनन करने की अद्भुत क्षमता होती है। यानी ये जो मच्छर होते हैं सामान्यतः जहाँ पे धान के खेत होते हैं और उनमें जो पानी जमा हुआ होता है ना, उसमें जो है कि सबसे ज़्यादा ये अपने बच्चों को पैदा करती हैं, और इससे मस्तिष्क के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी प्रभावित होता है। अगर जापानी इंसेफेलाइटिस आपको फीवर आ रहा है इस वायरस के कारण, तो आपके ब्रेन के साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वो भी प्रभावित होती है बहुत तेजी से। तो यहाँ पर केवल बी वाला गलत है, बाकी सभी सही है। कौन से ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध होते हैं? देखो हमारे बॉडी के लिए अनिवार्यता, प्रकृति में लगभग 20 प्रकार के अनिवार्यता अमीनो अम्ल हैं, जिसमें से 10 तो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, और बाकी 10-12 जो है कि कुछ बेसिक होते हैं। तो देखा जाए तो ये सभी प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं वो आपको अंडे में प्राप्त हो जाते हैं। किसमें? अंडे में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फलों के रोग हैं और किन कमियों से होते हैं ये रोग, इसके बारे में। जैसे नींबू में डाइबैक रोग, ये आपके कॉपर की कमी से होते हैं। सलजम में वाटर कोर रोग है, ये आपके मैग्नीज की कमी से होते हैं। लीची में पत्ती का जलना, लीची में पत्ती का जलना पोटेशियम से होता है। और आम की लिटिल लीफ रोग, यानी कि जो छोटी पत्तियों की जो बीमारी है, ये सामान्यतः जस्ते की कमी से होता है। इसकी जस्ते की कमी से। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। आनुवंशिकी की वह शाखा जिसमें उत्तम प्रशिक्षण और पालन पोषण द्वारा मानव के उच्च आनुवंशिकी लक्षणों को समुचित विकास विधियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम यूथेनिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर पे। पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, पारा आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाता। बिल्कुल, अगर पारे को हम किसी और पात्र में रखेंगे ना तो एक चिपचिपा पदार्थ बनाएगा, यानी रिएक्शन करके अमलगम बना देगा, लेकिन लोहे के पात्र में सामान्यतः ये अमलगम नहीं बनाता है। तो इसीलिए व्याख्या भी आपकी सही है। और आगे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, अगर हम देखें, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? उद्योगों तथा प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, यानी ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। कुएं में पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, संक्रमण रोधी के रूप में किया जाता है, और कपड़ों को रंगहीन बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे ये चारों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि बल आघूर्ण एक अदिश राशि है? तो नहीं मेरे भाई, एक सदिश राशि है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बल की बात करें तो बल भी क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब देखो न्यूटन का मतलब हो गया फोर्स और मीटर का मतलब हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा केवल दूसरा वाला सही, क्योंकि पहला तो गलत है, क्योंकि बल आघूर्ण आपकी सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, और यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना एक वर्ष पहले ही 1979 ईस्वी में जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तो यही गलत है दोस्तों, क्योंकि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड डिसाइड हुआ था वो हुआ था 1974 टू 79।
लेकिन जब मोरारजी सरकार आई थी 1977 में, तो इन्होंने क्या किया, इसको 1979 से एक वर्ष पहले 1978 में ही क्या किया, रोल आउट कर दिया। मतलब इसको रोलिंग प्लान के तौर पे जाना जाता है कि इसको पहले ही खत्म कर दिया 78 में ही। और इस योजना के दौरान अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल, इसको फिर 78 में शुरू किया गया राजस्थान में। तो आपका सी वाला गलत है कि 79 नहीं बल्कि 78 में जो है कि इसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक को बैंकिंग लाइसेंस जारी किया। इसका उद्देश्य था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा और व्यापक करना। तो क्या ये दोनों बातें सही होंगी? तो हम देखते हैं कि भाई ये दोनों बातें सही हो जाएंगी, क्योंकि जो लघु वित्त बैंक थे ना, फाइनेंस बैंक और जो पेमेंट बैंक थे, इनको बैंकिंग लाइसेंस जारी कर दिया, जिससे और भी अधिक से अधिक लोग बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में, इस योजना का प्रारंभ 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की गई थी और नवंबर 2016 में इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। तो दोस्तों ये नवंबर 2016 नहीं था, बल्कि कब किया गया था, नवंबर 2015 में कर दिया गया था। और इस नई संशोधित योजना का उद्देश्य 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार संपोषित करना, सहायता देना, जब तक कि वे दयनीय गरीबी से उबर नहीं जाते हैं। तो देखो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, इस योजना का उद्देश्य भी यही था। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बस गलत था, क्योंकि यहाँ पे नवंबर 2016 नहीं बल्कि नवंबर 2015 में इसका नामकरण चेंज कर दिया गया। तो केवल पहला और तीसरा सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो मालप्रभा की बात करें तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, सही है। बोरी नदी भीमा की सहायक नदी है। मूसी नदी गोदावरी नहीं है दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी कृष्णा नदी की सहायक। जो मूसी नदी होती है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी होती है। सिलेरू नदी साबरी की सहायक नदी होती है। तो सी वाला यहाँ पे गलत हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं ना दोस्तों, वो 3 प्रकार के बनते हैं। किसके किसके बनते हैं जो 3 प्रकार के हम बात कर रहे हैं? तो देखो एक तो बनता है ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है, एक ऊर्जा का बनता है। दूसरा बनता है जीव संख्या का पिरामिड, किसका? जीव संख्या का। और तीसरा बनता है आपका जैव भार का, या जीव भार कह सकते हो, बायोमास भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं जीव मास पढ़ा होगा, कहीं बायोमास पढ़ा होगा, कहीं जैव भार पढ़ा होगा। तो इन 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया, बिल्कुल सही। और घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीव संख्या पिरामिड सदैव उल्टा बनता है? तो नहीं, सदैव सीधा बनता है। देखो अब मैं अभी आपको क्लियर कहता हूं, यहाँ पे पहला वाला सही होगा, दूसरा गलत होगा। अगर मैं ऊर्जा पिरामिड की बात करूं तो कुछ इस तरीके से सीधा पिरामिड होना चाहिए था। ऊर्जा पिरामिड का मतलब होता है जो नीचे उत्पादक स्तर पे जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके पास मान के चलो कि 100% एनर्जी है, और ऊपर जो इनके ऊपर निर्भर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इनके पास इनका 10% मिलता है केवल। और इसके ऊपर जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, इनके पास इनका 10% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बचेगा। तो कहीं ना कहीं सीधा पिरामिड है, यानी ऊपर जाके ऊर्जा घट रही है। उसी स्तर से अगर आप देखोगे कि घास वनस्पति स्थल की बात करें तो नीचे जमीन पे क्या होता है? बहुत सारी घासें होती हैं, बहुत सारी घासें होती हैं, ठीक है। और इन घासों पर रहने वाले जो जीवों की संख्या होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, निर्भरता कम होती जाती है। इसीलिए घास स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये हमेशा सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। यहाँ पे जीव संख्या की बात हो रही है। अगर इसी दौरान पूछ लेता कि घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार कैसा बनेगा, जैव भार वाला पिरामिड, तो घासों का दोस्तों जैव भार यानी बायोमास कम होता है, तो ये बन जाता फिर उल्टा इस तरीके से, ठीक है। चलो यहाँ पे केवल पहला सही होगा, समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमाइट के संबंध में। क्रोमाइट लोहे तथा क्रोमियम का ऑक्साइड होता है जो क्षारीय आग्नेय शैलों में मिलता है, और देश में लगभग 99.9% क्रोमाइट का उत्पादन ओडिशा राज्य करता है। कह सकते हो कि 100% ही मान लो दोस्तों, तो इसकी मोनोपोली है, इस पे एकाधिकार है। और ओडिशा में भी ना 2 क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्षेत्र का मतलब कौन से 2 क्षेत्र इंपॉर्टेंट है? एक सुकिंदा घाटी करके आती है, मैं लिख देता हूं, सुकिंदा घाटी जो कि ओडिशा में ही है, और दूसरा एक जिला है जाजपुर जिला। क्या नाम है? जाजपुर जिला। ये दोनों ही आपके क्रोमाइट के उत्पादन के लिए फेमस है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 25 को देखते हैं।
आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद दार्जिलिंग का तापमान आगरा की अपेक्षा बहुत कम होता है। अगर आप अपने भारत के मैप को देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे आगरा अगर देख रहे हो उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ कहीं आपको इसी पॉइंट पे दार्जिलिंग मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग का तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस और आगरा का होता है लगभग 16 डिग्री सेल्सियस, तो इतना अंतर मिलता है, बिल्कुल सही। और दार्जिलिंग आगरा की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप गौर से भारत के मैप को देखोगे तो जो आगरा है वो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्र में है जिसपे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और उसके ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में आपको दार्जिलिंग देखने को मिलता है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर कम होता है। तो दोनों बातें सही हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं यहाँ पे, निम्न झीलों में से कौन सी झील ऐसी है जो हिमानी निर्मित है, यानी कि हिमनद से बनती है? तो एक तो आपकी समताल झील हो गई और एक आपकी रूपकुंड झील हो गई। हालांकि दोनों ही झील उत्तराखंड में है, लेकिन इसी तरीके से जो नैनीताल में जो 7 ताल हैं उनमें एक और ताल आता है भीमताल, ठीक है, या फिर आप राकस ताल का भी नाम याद रख सकते हो, राकस ताल, ठीक है। ये सभी ताल आपको हिमानी निर्मित है। जबकि अगर मैं, तो यहाँ पे तो हो गया देखो 2 और 3 बी ऑप्शन, लेकिन अगर मैं बात करूं पंचभद्रा झील, डिडवाना झील, तो ये दोनों वायु निर्मित झील हैं। किससे संबंधित है? वायु निर्मित झील। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, काराकोरम श्रेणी के संबंध में कथनों पे बात करिए। देखिए ये भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है, बिल्कुल ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे पहले काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आती है, फिर जास्कर आती है, और इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन केटू काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और पवित्र हिंदू स्थल कैलाश पर्वत भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो देखो भैया पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कैलाश पर्वत, जो हमारा पवित्र स्थल है हिंदू धर्मों का, ये काराकोरम श्रेणी पे नहीं आता है, बल्कि ये आता है आपके लद्दाख श्रेणी पे। तो इसीलिए केवल 1, 2, 3 अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में, संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल। तो पहले नंबर पे आपका आएगा रूस, दूसरे नंबर पे आपका आएगा कनाडा, तीसरे नंबर पे आपका आएगा चाइना, और भारत की अगर हम पोजीशन की बात करें तो भारत आता है 7वें नंबर पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि 6 नंबर पे कौन है और 8 नंबर पे कौन है, क्योंकि भारत से बड़ा और भारत से छोटा कौन सा देश है ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो यह भी बात सही है। और कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया, तो यह भी सही है। तो इस आधार पे यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के निम्न देशों को पूर्व से पश्चिम क्रम में सुव्यवस्थित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसको अगर आप पूरब से पश्चिम लगाओगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो कि आपको मैंने कराया भी है कॉन्टिनेंट, तो पहले केन्या आएगा, फिर उसके बाद आप देखोगे केन्या के बाद चाड आएगा, ठीक है, फिर नाइजर आएगा, नाइजर जिसकी राजधानी अबूजा है, और फिर उसके बाद माली आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 3, 4, 1, 2 अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। यहाँ लिख रहा है कि पठार भूपटल पर प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। समस्त भूपटल के लगभग 33% भाग पर पठारों का विस्तार है, और दक्षिण अमेरिका में स्थित पैटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। तो देखो मेरे भैया सेकंड वाला तो सही है, समस्त भूपटल पे लगभग 33% के आसपास पठार होते हैं, और थर्ड वाला भी सही है कि पैटागोनिया का जो पठार है वो खनिजों का भंडार है, क्योंकि ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे पड़ता है, और यहाँ पे जो है कि बहुत सारे खनिज मिलते हैं। जबकि उसी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे एक अटकामा मरुस्थल भी पड़ता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि मैंने तपस्या नोट्स की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी वहां पे बताया था कि पठार जो होते हैं भूपटल पर पहले श्रेणी के नहीं, सेकंड श्रेणी के होते हैं, यानी कि दूसरे श्रेणी के। कैसे होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप देखोगे कि अगर आप स्थल खंड से कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़ोगे आगे, तो कुछ इस तरीके से पठार मिलेगा, फिर कुछ इस तरीके से उच्चावच मिलेगा। यानी ये जो सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है इसको हम लोग कहते हैं पर्वत, और फिर पर्वतों से थोड़ी सी नीचे जो स्थलाकृति होती है दूसरे नंबर पे, इसको हम लोग कहते हैं पठार, और जो पठार से भी नीचे की थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है इसको हम लोग कहते हैं समतल भूमि। तो ये 3 स्तर की होती है स्थलाकृति। तो ये क्लियर हो गए। और फिर इसके नीचे और जाओगे तो यहाँ पे समुद्र सागर मिलने लगता है। तो इसीलिए पठार आपके भूपटल पे पहले नहीं दूसरे श्रेणी के होते हैं। ये सभी चीजें मैंने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कराई है, नो डाउट। आप तपस्या नोट्स की क्लास जाके देख लो वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी बहुत स्टैंडर्ड तरीके से बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक कवर कराए हैं। तो इसका हो जाएगा भैया 2 और 3 सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 31 की बात करेंगे। यहाँ पे
हिंदुस्तान समाचार पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा रामपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश से इसका प्रकाशन किया था, तो उत्तर प्रदेश में कहां से? प्रतापगढ़ से किया था। ठीक है, बिल्कुल सही। और इसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय जी और प्रताप नारायण मिश्र जी थे। और यह साप्ताहिक समाचार पत्र केवल हिंदी में नहीं मेरे दोस्त, केवल हिंदी में नहीं था, बल्कि इसके साथ ही अंग्रेजी में भी पब्लिश होता था। तो भैया केवल वर्ड लगाते ही तीसरा गलत हो गया, तो केवल पहला और दूसरा ही सही होगा। अब बात करेंगे शाहजहां के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो यह बात बिल्कुल सही है। उसके शासनकाल में 10वें वर्ष भयानक अकाल पड़ा, जिसका उल्लेख अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया था। तो देखो, वो 10वें वर्ष नहीं था, लगभग चौथे पांचवें वर्ष पे था। जैसे वो गद्दी पर बैठता है तो उसके चौथे पांचवें वर्ष एक भयानक अकाल पड़ा, जिसकी जो घटना थी उसका चर्चा पीटर मुंडी ने भी किया है। फारसी कवि कलीम कसानी उसका मतलब स्थायी राज कवि था, और उसके शासनकाल में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया। उससे पहले अकबर वगैरह जहांगीर के समय में था कंधार उनके हाथों में, लेकिन धीरे धीरे करके शाहजहां के समय आते आते कंधार उनके हाथ से पूरी तरीके से निकल गया। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह गलत स्टेटमेंट दिया था। अब यहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी दिल्ली के चतुर्दिक खालसा गांव में भूमि कर अन्न के बदले नगद के रूप में वसूलना शुरू किया, तो नहीं, इसने अन्न के बदले नगद नहीं, बल्कि पहले नगद रूप में वसूला जाता था भूमि कर। उसकी जगह कहा कि आप लोग नगद पेमेंट मत करो, आप अन्न दे दिया करो, अनाज दे दिया करो सरकारी खाते में। तो इसलिए पहला तो गलत हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने हर सैनिक का वेतन 234 टंका प्रतिवर्ष और 2 घोड़े रखने वाले सैनिकों के लिए 78 टंका अतिरिक्त निश्चित किया था। तो आर सही है और ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहां पे जैसे पंडुआ की अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने 1368 में बनवाई थी। छोटा सोना मस्जिद 1493 से 1519 ईस्वी के मध्य हुसैन शाह के शासनकाल में वली मोहम्मद ने बनवाई थी। बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण नसरत शाह ने 1526 में करवाई थी। और कदम रसूल का निर्माण अहमद शाह ने नहीं, बल्कि नसरत शाह ने ही करवाई थी। किसने करवाई थी दोस्तों? नसरत शाह ने करवाई थी। इसीलिए डी वाला गलत है, बाकी ये तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सातवाहन नरेश हाल ने प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस की प्रधान मुक्तक काव्य गाथा सप्तशती की रचना की। और उसकी राज्यसभा में गुड़हाड्डे ने पैसाची प्राकृत में बृहत कथा और सर वर्मन ने मतलब कातंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है मेरे दोस्त, इसीलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गाथा सप्तशती जो रचना है वो हाल की ही रचना है। ठीक है, और कातंत्र की बात करेंगे तो सर वर्मन की है। 36 पर देखते हैं, जमींदारी और रैयतवाड़ी भूधृत व्यवस्थाएं यानी कि भू राजस्व व्यवस्थाएं देश की परंपरागत भूधृत व्यवस्थाओं से मूलतः भिन्न थी। बिल्कुल, भारत में इस तरीके की व्यवस्थाएं थी, लेकिन वो शोषणकारी नहीं थी, जैसा अंग्रेजों ने आके उसे शोषणकारी बना दिया। और इसने भूमि को एक निजी संपत्ति बना दिया, जिसका लाभ काश्तकारों को मिला। देखिए, निजी संपत्ति तो बनी, नीलाम होने योग्य भी बनी, लेकिन काश्तकार मतलब होता है किसान, और किसान को कभी भी इन व्यवस्थाओं का फायदा नहीं हुआ, चाहे वो जमींदारी व्यवस्था हो, चाहे वो महालवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो। इसका फायदा मुख्य रूप से अंग्रेजी शासकों को मिला, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को मिला, बहुत हद तक जमींदारों को भी फायदा मिला। किसानों का तो केवल शोषण हुआ, और अगर किसानों का शोषण नहीं होता तो नील विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, ऐसे बड़े बड़े विद्रोह हमें देखने को नहीं मिलते। तो इसका मतलब है काश्तकारों को तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। पूरे देश में अब भूमि क्रय विक्रय, हस्तांतरित अथवा गिरवी रखी जाने वाली वस्तु बन गई। काश्तकार अब मालगुजारी जमा कर सकने के लिए जमीन को जमानत देकर उधार ले सकता था, एक हिस्सा बेच भी सकता था। तो 1 और 3 सही है, दूसरा वाला गलत है कि काश्तकारों को कोई बेनिफिट नहीं होता था। नेक्स्ट है, अयाग पट्ट क्या होता है दोस्तों। देखिए, मथुरा शैली के अंतर्गत जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां हैं, जिन पर चौकोर पत्थर की पट्टियों पर बनाई जाती थी, उसे अयाग पट्ट कहते हैं, और ये मथुरा कला के अंतर्गत आता है। मथुरा कला की बात करेंगे तो कुषाण एक शासक थे, मतलब कुषाण वंश का जो प्रथम तो नहीं, लेकिन एक प्रतापी शासक था जिसका नाम था कनिष्क। इसी ने मथुरा शैली का विकास किया, और ऐसा माना भी जाता है कि मथुरा शैली में ही भगवान बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति बनी थी। तो ये तो बौद्ध धर्म था, लेकिन जैन धर्म में भी जो मूर्तियां बनने लगी चौकोर पत्थर के ऊपर बैठा के, उसे अयाग पट्ट कहा जाता था। आगे बात करते हैं, अंग्रेजी शासक सरकार के अधीन न्यायिक संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन की व्यवस्था का आरंभ वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, और मगर कार्नवालिस ने 1793 में इसे और सुदृढ़ किया, यानी कि और इसे बेहतर किया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई।
आगे देखते हैं, विलियम बेंटिक ने प्रांतीय अदालतों और क्षेत्रीय न्यायालयों को समाप्त कर उनका काम जिला जजों और जिला कलेक्टरों को सौंप दिया था। उच्च पदों पर केवल अंग्रेजी नागरिकों की ही भर्ती की नीति को बढ़ाते हुए बेंटिक ने भी न्यायिक सेवा के उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की थी। तो देखिए, बेंटिक महोदय एक उदारवादी विचारक को मानते थे, जिनका नाम क्या था पता है आप लोगों को? जो अंग्रेज में उदारवादी विचारक थे, बेंथम। एक तरीके से वो कहते तो थे कि मैक्सिमम पर्सन मैक्सिमम हैप्पीनेस की बात करते थे, लेकिन वो इस तरीके की नीति को नहीं फॉलो करते थे, बल्कि वो योग्यता आधारित बात करते थे। और उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को भी जो योग्य थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेट जज, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पद दिए थे। तो भैया ये स्टेटमेंट तो गलत है। 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया गया था, और लॉर्ड मैकाले ने फिर आगे चल के 1834 में मैकाले मिनट भी जारी किया। तो सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी के बारे में सही कथन बताना है आपको। देखिए, उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन तथा पटना में कुरान और फारसी तथा अरबी साहित्य का अध्ययन किया। तो पहला सही है। वाराणसी में तो मुख्य रूप से हिंदू संस्कृति से संबंधित थी चीजें, संस्कृत और इन सब की बातें की। पटना में उन्होंने कुरान, फारसी, अरबी का अध्ययन किया, पहला सही है। लेकिन जो बाकी तीन गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि 1809 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट अंग्रेजी भाषा में लिखी। तो भैया, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट खाली नाम पढ़ने में अंग्रेजी लग रहा है, लेकिन असल में वो फारसी भाषा में लिखी गई थी। 1821 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों को चमत्कारी कहानियों से अलग रखने की कोशिश की। तो ये पूरी स्टोरी सही है, लेकिन ये 1821 नहीं था, बल्कि 1820 था। और 1829 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, ब्रह्म सभा की, जो आगे चल के ब्रह्म समाज कहलाया। तो दोस्तों 1829 नहीं था, बल्कि 1828 था। हाँ, उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का जो है कि कानून बना कि भाई सती प्रथा निषेध की जाएगी। तो यहाँ पे आपका केवल ए वाला गलत है, बी सी डी जो मतलब ए वाला सही है, बी सी डी जो गलत थे वो क्यों गलत थे वो मैंने बता दिया। आगे यहाँ पे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। लॉर्ड कैनिंग ने नाना साहब को पकड़वाने के लिए 1 लाख पुरस्कार की घोषणा की थी, और नाना साहब की ओर से लड़ने का भार मुख्यतः तात्या टोपे के सिपाहियों पे था, और नाना साहब के मुख्य सलाहकार अजीमुल्ला साहब थे। तो देखिए, ये सारी बातें सही हैं। उसी दौरान 1857 का विद्रोह चल रहा था, जिस समय नाना साहब से अंग्रेज परेशान थे, और उसी समय लॉर्ड कैनिंग भी भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों भूमिका में था। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने जो है कि नाना साहब को पकड़वाने के लिए इनाम नहीं रखा था, बल्कि उस समय जनरल आउटरम थे। वहां पे कौन थे? आउटरम। ये वही जनरल आउटरम है जो दमन कर रहे थे लखनऊ और कानपुर के क्षेत्रों में, अवध में, मतलब अवध और कानपुर के क्षेत्रों का दमन कर रहे थे। तो जनरल आउटरम ने इनके ऊपर इनाम रख दिया कि जो भी व्यक्ति इनको पकड़वाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आगे देखते हैं, तिलक अंग्रेज सरकार की आलोचना में बहुत स्पष्ट वक्ता थे और अपने विश्वासों के लिए बलिदान करने को उद्यत थे। इसी कारण उन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। तो बिल्कुल सही बात है। 1882 में उन्होंने सरकार के कोल्हापुर के महाराज से बुरे बर्ताव पर बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग किया और 4 मास का कारावास भोगा, तथा 1897 में पुनः सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए उन्हें 18 मास का कड़ा कारावास मिला। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, 1921 का मपिल्ला विद्रोह, ये मपिल्ला विद्रोह नहीं होता है, इसको आम भाषा में आप लोग मोपला विद्रोह के नाम से पढ़ते हो, जो दक्षिणी मालाबार के मुसलमान पट्टेदारों और खेतिहरों ने प्रारंभ किया था, जिन्हें मपिल्ला कहा जाता था, यानी मोपला कहा जाता, जो केरल में थे। मपिल्ला प्रायः हिंदुओं की निम्न जाति तिरिया से संबद्ध थे, जो बाद में मुसलमान बन गए, क्योंकि मोपिला क्या थे? किसान थे एक तरीके से। और यहाँ पे जो हिंदू थे, जिनको जेनमी कहा जाता था, क्या कहते थे? जेनमी, जो कि जमींदार थे। ठीक है, तो एक हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा था। 1921 में हुए मोपिल्ला विद्रोह के समय देश में एक अन्य आंदोलन, खिलाफत आंदोलन भी सक्रिय था, गांधी जी के नेतृत्व में और शौकत अली और अली बंधुओं के नेतृत्व में। वे एक दूसरे से सर्वथा अछूते रहे थे क्या? तो नहीं, बल्कि गांधी जी के नेतृत्व और खिलाफत जो अली बंधु थे उनके नेतृत्व में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसी से कंधा मिलाकर मोपला विद्रोह भी चलाया जा रहा था। यानी वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे सी वाला गलत है। मोपला विद्रोह के दौरान हिंदू धर्म से धर्मांतरित मुसलमानों की पुनः घर वापसी कराने में मुख्य भूमिका डीएवी कॉलेज लाहौर के प्रबंधक महात्मा हंसराज जी ने भी निभाई थी। तो सी वाला यहाँ पे गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 43 की बात करेंगे। जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिश्रित रूप में जस्ते के सल्फाइड से प्राप्त होता है।
इसके आगे जस्ता उत्पादन एवं भंडारण में राजस्थान का एकाधिकार है और उदयपुर जिले का रामपुर अगूचा एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीता भंडारण करता है। तो देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन तीसरे में एक गलती है। ध्यान देना कि ये जो रामपुर अगूचा जो कि एक खान मानी जाती है, एक जगह मानी जाती है, ये उदयपुर जिले का नहीं है दोस्तों, ये भिलवाड़ा जिले का है। कहाँ का है? भिलवाड़ा जिला। तो रामपुर अगूचा जो कि बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी का जस्ता और सीसा का भंडारण रखता है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। और क्यों गलत है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है 44 नंबर पे, अटकामा मरुस्थल संसार का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल कहाँ पे है? अगर आप देखोगे तो ये आपको पेरू, चिली, अर्जेंटीना इनकी सीमा पे मिल जाएगा। ठीक, जो उत्तरी चिली पेरू तट से उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है। इसमें नाइट्रेट, आयोडीन और सोडियम और बोरोक्स के भारी भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना स्थित एक शीतोष्ण मरुस्थल है, जबकि अटकामा क्या है? एक शुष्कतम मरुस्थल है। और यहाँ पे अर्जेंटीना में जो पैटागोनिया का मरुस्थल है जिस पर फॉकलैंड ठंडी धारा का प्रवाह है, और यह सीढ़ी नुमा मरुस्थल पर्वत पदी मरुस्थल का उदाहरण है, यानी जो एंडीज पर्वत है उसके पर्वत पद पे रहने वाले मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन सा एक सही है, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में बहती है। सिंधु नदी की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। और पंचनद का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। यानी सबसे ऊपर पहले झेलम बहेगी, फिर उसका चिनाब आएगी, फिर राबी आएगा, फिर ब्यास आएगी, फिर सतलज आएगी, और सबसे ऊपर तो यहाँ ऐसे करके सिंधु आती ही आती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, और ब्यास सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम और संगम दोनों ही भारत में है। बाकी सभी नदियों का देखोगे तो आप बाहर है, मतलब राकसताल हो गया या फिर जो है कि तिब्बत के पठार में हो जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों ही सही है। ब्यास का ब्यास कुंड से जो है कि उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में। 46 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सितारों के एक विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं जिनसे ब्रह्मांड की रचना होती है। व्यवस्थित मंदाकिनियां डिस्क और दीर्घवृत्तीय होती हैं, उनमें नए सितारे पाए जाते हैं और इनका आकार सर्पिला तथा दीर्घवृत्तीय भी हो सकता है। ब्रह्मांड की लगभग 1/3 मंदाकिनियां दीर्घवृत्तीय हैं, तो 1/3 नहीं है दोस्तों बल्कि 2/3 ऐसी हैं। और अव्यवस्थित मंदाकिनियों के सितारे बहुत पुराने तथा कुछ में नए तथा पुराने सितारों का मिश्रण पाया जाता है। तो तीसरा ही वाला गलत है, क्योंकि ब्रह्मांड में लगभग जो 2/3 मंदाकिनियां वो दीर्घवृत्तीय कक्षा में रहती हैं। आगे बात करते हैं सूर्य कलंक के बारे में, कौन सा कथन सत्य है? तो सूर्य के इन कलंकों का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री कम होता है। सूर्य कलंक की औसत आयु कुछ महीने से लेकर कई वर्षों तक होती है। सूर्य कलंक मतलब एक सूर्य कलंकी चक्र 6 वर्षों का होता है। सूर्य कलंकों से पृथ्वी की जलवायु अप्रभावित रहती है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो केवल पहला वाला ही स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं। यहां पर हम कुछ मिलान करेंगे, जैसे कुछ मृदा है और उनकी क्या स्थिति, जैसे इंसेप्टिसॉल मृदा। इंसेप्टिसॉल मृदा का मतलब हो गया गंगा और सिंधु की बांगर मृदा कहती है। एंटीसॉल मृदा आपके नवीन जलोढ़ मृदा जो अधिक ढाल पर निर्मित होती है। हिस्टोसॉल मृदा आपकी कार्बनिक पीट व दलदली मृदा होती है। वर्टिसॉल मृदा जो आपके केरल की काली मृदा को कहते हैं। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 49 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सूर्य के चारों ओर करोड़ों छोटी ग्रहिकाएं मंगल एवं बृहस्पति के मध्य परिक्रमा करती हैं, जिनको हम एस्टेरॉयड कहते हैं। एस्टेरॉयड क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमती हैं, बिल्कुल सही। उल्का पिंड तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूमने वाले पिंड हैं। जब ये पिंड के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जलकर चमकने लगते हैं, और हमें क्या लगता है कि कोई हमारे ऊपर जलता हुआ एक पिंड आ रहा है। पुच्छल तारे सौर मंडल के आश्चर्यजनक खगोलीय पिंड है। जब ये शनि की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो ये नजर आने लगते हैं। और हैली पुच्छल तारा प्रत्येक 70 वर्ष के पश्चात पृथ्वी की कक्षा से गुजरता है। तो देखिए प्रत्येक 76 वर्ष पे जो है कि पृथ्वी की कक्षा से यह गुजरता है। अब यहाँ पे अगर आप हैली की बात करते हो तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये 1986 में पृथ्वी की कक्षा से गुजरा था, और अब अगर आप इसमें 76 वर्ष जोड़ दोगे तो 2061 में अब ये गुजरेगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। विश्व के कुछ देशों में बसंत ऋतु के आते ही अप्रैल के पहले रविवार को समय को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, और अक्टूबर के आखिरी रविवार को घड़ियों को 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है, ताकि सूर्य प्रकाश से लाभ उठाकर बिजली के उपभोग में बचत की जा सके। और प्रकाश समंजन का उपयुक्त तरीका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया जाता है। तो ये दोनों ही बातें सही है। बहुत अच्छा मेथड है कि जब सूर्य ज़्यादा जल्दी जो है कि निकल रहे हैं तो भैया सूर्य की जो है कि जो एनर्जी है उसका प्रयोग करो ताकि बिजली बचे।
ठीक है, काम के जो टाइम पीरियड है उसको बदल दिया जाता है। धरातलीय तरंगों के बारे में हम बात करेंगे, कौन सा कथन असत्य है। ये लंबी तरंगे भी होती हैं जो दीर्घ आवृत्ति वाली दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में जानी जाती हैं। तो देखो ये दीर्घ आवृत्ति नहीं होती, इनकी आवृत्ति कैसी होती है दोस्तों, इनकी आवृत्ति कम होती है, कम आवृत्ति वाली होती है। इनका निरूपित कंपन अधिकेंद्र के निकट विकसित होता है। सिस्मोग्राफ पर ये सबसे अंत में रिकॉर्ड होती हैं और पृथ्वी के धरातल पर अधिकतर तबाही इन्हीं तरंगों से होती है और इन्हीं तरंगों को हम एल तरंगे भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एल तरंगे भी बोलते हैं। तो इसलिए ए वाला यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ज्वालामुखी और देश की बात करेंगे तो फूगो का हो जाएगा ग्वाटेमाला, और अंगम की बात करेंगे तो इंडोनेशिया हो जाएगा, और तपंगा तिथि की बात करेंगे तो चिली में हो जाएगा, और माउंट म्योन की बात करेंगे तो फिलीपींस में हो जाएगा। अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो, उपोष्ण अक्षांशों पर विकसित उच्च वायुदाब की पेटी से जो पवनें विषुवत रेखा की ओर डोलड्रम की पेटी की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। मतलब 30 डिग्री के अक्षांश से, ठीक है, 0 डिग्री के अक्षांश की ओर जब हवाएं चलती हैं इनको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें पछुआ पवनों के समानांतर और एक ही दिशा में होती हैं। देखो समानांतर तो होती है, पछुआ पवन यहां से चलती है 30 से 60 की ओर जाती है, तो समानांतर तो है परंतु ये विपरीत दिशा में है, एक ही दिशा में नहीं होती दोस्तों, ये विपरीत दिशा में होती है क्योंकि वो एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, दिशा तो विपरीत हो गई। व्यापारिक पवनें महासागरों पर अधिक नियमितता के साथ चलती हैं जहां इनकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो देखो दूसरा वाला गलत है, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं सवाना बायोम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सवाना बायोम का विकास कहां से कहां तक होता है, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में, यानी कि किसी भी एक गोलार्ध में आप देखोगे तो 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में सवाना एक विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। तो भैया जब इसका विकास ही 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, तो उष्ण कटिबंध हो गया ना, उपोष्ण कहां से हो जाएगा, उपोष्ण तो आपका 30 से ऊपर होता है, तो ये तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। फिर कह रहा है इस बायोम में वर्षा शीत ऋतु में होती है। अब मुझे बताओ 10 से 30 डिग्री के बीच में तो आपको सदाबहारी और मानसूनी वनस्पति मिलती है, यानी मानसूनी जलवायु, तो यहाँ पे तो वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, अर्थात दूसरा भी गलत हो गया। यह बायोम पृथ्वी के लगभग 30% भूक्षेत्र पर विस्तृत है, तो यह भी कोई प्रमाण नहीं है अभी। और इस बायोम की विशिष्ट घास हाथी घास है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर से भी अधिक हो सकती है। क्यों होती है 5 मीटर से अधिक, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए जो है कि यहाँ पे घास भी पर्याप्त मात्रा में ऊंची ऊंची होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर देखते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। जैसे पंचेट सीरीज या पंचेट सीरीज को हम श्रृंखला भी बोल देते हैं, तो ये कोयले के उत्पादन से संबंधित है। चैंपियन सीरीज आपके सोने से संबंधित है। रियातो सीरीज संगमरमर से संबंधित, और बिजवार सीरीज बहुमूल्य पत्थर व हीरे से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जल के घनत्व में अगर भिन्नता होगी तो महासागरीय जलधारा उत्पन्न होगी, वायु दाब और हवाओं से भी होगी, और पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी पृथ्वी का परिभ्रमण होता है लेकिन परिक्रमण इसमें कोई योगदान नहीं करता। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य का चक्कर लगाना। तो भैया जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगा रही है तो उससे जलधाराओं का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधा संबंध भी नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी जब अपनी अक्ष पे घूम रही होती है 24 घंटे में, तो वहां पे उसका प्रभाव पड़ता है जलधारा पे, इसीलिए यहाँ पे सी वाले स्टेटमेंट को मैंने हटा दिया है। आगे देखते हैं कौन सी ठंडी पवन या पवनें हैं। तो देखो ठंडी पवन की अगर हम बात करेंगे तो आपकी मिंस्ट्रल हो जाएगी और लेवेंटर हो जाएगी, यानी 1 और 4, जबकि आपकी जोंडा और यामो ये सभी गर्म हवाएं हैं। एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे पनामा से टियाराडेल फ्यूगो तक ही विस्तृत है, और 6 देशों में विस्तृत टर्सरी युगीन इस पर्वत श्रेणी को कॉर्डिलेरा भी कहते हैं। और एंडीज का पूर्वी हिस्सा कॉर्डिलेरा ओरिएंटल कोलंबिया में स्थित है, और एंडीज की सर्वाधिक चौड़ाई बोलीविया और सर्वाधिक लंबाई चिली में है। तो देखो यहाँ पे ये बी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एंडीज पर्वतमाला का विकास है दोस्तों ये 7 देशों में अगर ध्यान से सुनोगे आप अगर, तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, फिर पेरू, फिर बोलीविया, फिर चिली और फिर अर्जेंटीना। तो आप वेनेजुएला से होते हुए नीचे की ओर उतरोगे चिली अर्जेंटीना की तरफ, तो टोटल 7 कंट्रीज है जहां पे एंडीज का विस्तार देखने को मिलता है, तो 6 कंट्री में नहीं होता है। 59 में हम देखते हैं पठार और उनकी अवस्थिति। जैसे जॉस पठार की अगर हम बात करें तो ये नाइजीरिया में स्थित है।
अहागर पठार की बात करें या ऑगर पठार की, तो ये अल्जीरिया में है। बाई का पठार आपको अंगोला में मिलेगा और माटो ग्रासो का पठार आपको ब्राजील में मिल जाएगा। तो ये सी मतलब ए ऑप्शन सही होगा। यहां पे पूछा जा रहा है HBJ यानी कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में किस किस को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराती है। तो ये आप देखोगे कि जगदीशपुर हो गया, शाहजहांपुर हो गया, आंवला हो गया, बबराला हो गया, इन सभी को ये प्राकृतिक गैस प्रदान करती है। अब यहाँ पूछा जा रहा है वर्णांधता रोग जो कलर ब्लाइंडनेस का होता है, वर्णांधता रोग स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है क्योंकि पुरुष गुणसूत्र X और Y क्रोमोसोम से मिलकर बनता है। वर्णांधता का जिन केवल X क्रोमोसोम पर होता है और इसका वाहक केवल महिलाओं का गुणसूत्र होता है। तो दोनों ही बातें मेरे दोस्त सही है, ठीक है। जैसे मान लो ये X हो गया और ये H हो गया, ये X का मतलब महिला, अगर उस पर एक H आ रहा है तो इसका मतलब ये वाहक है। 99 महिलाएं वाहक होती है, केवल 1% एक तरीके से मान लो कि ये पीड़ित हो सकती है। कब? जब एक X नहीं बल्कि इनके दोनों X पे क्या होगा, बीमारी का सिंबल देखने को मिलेगा। जबकि जनरली पुरुषों में क्या होता है, XY होता है और ये गुणसूत्र X पे होता है, तो ये आपको पुरुषों में समानता देखने को मिलती है बीमारी। आगे यहां पे देखते हैं 62 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रुधिर प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडीज बनती है। थ्रोम्बिन एंजाइम फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदलकर रक्त का थक्का बनाती है। शरीर में सारा रक्त फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो सारा रक्त दोस्तों किडनी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं, ठीक है, इसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन से भरपूर एक प्रोटीन होता है जो शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो इसका कौन सा कथन गलत हो गया? सी वाला गलत हो गया कि सारा रक्त फेफड़े नहीं बल्कि किडनी शुद्ध करती है। अब यहां पर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है मकड़ियां और कीटों के बारे में। जो मकड़ियां होती हैं वो कीटों से भिन्न होती हैं। कैसे? क्योंकि मकड़ियों के पास 4 जोड़ी पाद होते हैं, पाद मतलब पैर होते हैं, शरीर इनका द्विखंडित होता है और इनमें पंखों का अभाव होता है। जबकि इनमें जीवन चक्र 4 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में होता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों ऐसी विशेषताएं जो कीटों से भिन्न मकड़ियों में पाई जाती है। अब जरा कीटों का सुन लो। कीटों में दोस्तों 4 जोड़ी नहीं बल्कि 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसलिए अगर आप ढंग से अगर किसी कीट को पकड़ोगे ना, मच्छर वगैरह को, तो उसमें 6 पैर देखने को मिलेंगे। शरीर इनका जो कीटों का होता है वो 3 खंड में बना होता है। 3 खंड में, एक खंड में सिर होता है, एक खंड में पूरी बॉडी होती है और फिर तीसरा खंड अलग। इसमें पंख भी पाए जाते हैं कीटों में। मच्छर क्या है? उड़ते हैं। मक्खी क्या है? उड़ रही है। चींटी क्या है? ये भी कीट है, ठीक। और ये जो विशेषता थी, जीवन चक्र 4 भागों में विभाजित होता है। जैसे अंडा, प्यूपा, लार्वा, वयस्क, ये सभी कीट की अवस्था होती है। तो यहाँ पे मकड़ी का पूछ रहा था, इसका मतलब हो गया आपका 1, 2, 3 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू के सेवन से मानव शरीर में कौन सा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता? देखो, अगर तंबाकू का आप सेवन करो तो तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ा देता है। मानव रक्तदाब को घटाता नहीं है दोस्तों बल्कि बढ़ा देता है ये। और यह गर्भवती महिला में भ्रूण की वृद्धि का ह्रास करता है, यानी कि भ्रूण का विकास नहीं होता। और यह हृदय गति को यानी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे बी वाला गलत है क्योंकि रक्तदाब को घटाता नहीं बल्कि बढ़ा देता है। LSD की बात करेंगे, LSD यह एक विचार और भावनाओं में बदलाव लाने वाली एक औषधि है जिसको हम लोग इलीगल यानी अवैध नशीली दवा भी कहते हैं। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लिसर्जिक, ठीक है, लिसर्जिक एसिड और डिथाइलामाइड बोलते हैं, जो कि एक दवा होती है जो विचार और भावनाओं में बदलाव करने का काम करती है। फिर बात करते हैं गोनोरिया रोग, जो कि मुख्य रूप से पुरुषों में पाता है। यह एक यौन संचारित रोग है, बिल्कुल सही। और स्त्री और पुरुष समान रूप से इससे प्रभावित होते हैं? नहीं। तो यह रोग केवल और केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नर्सेरिया गोनोरिया जीवाणु इस रोग का कारण है। और पुरुषों के शिश्न का मतलब क्या होता है, जो उनके पेनिस होते हैं, लिंग होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और मूत्र मार्ग में क्या होती है, पेशाब करने पे जलन होती है। तो आपका जो शिश्न होता है यानी कि पेनिस होता है वो मेल का होता है, तो इसीलिए ये रोग केवल मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। तो बी वाला हो गया इसका गलत। प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी अधिक होगी। तो ये गलत है, उसकी चाल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर्मूले की बात करोगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं अपवर्तनांक का इनवर्स रिलेशन होता है प्रकाश की चाल से। अगर अपवर्तनांक अधिक होगा तो चाल डेफिनेटली कम हो जाएगी, ठीक है। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति तो नहीं बदलती परंतु उसकी तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है, चाहे वो विरल से सघन में प्रवेश कर रहा हो या फिर वो सरल से सघन से विरल में प्रवेश कर रहा हो। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, पहला गलत है।
अब आ जाते हैं पॉलिटी के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में देखा जाएगा कि कौन से गांधीवादी सिद्धांतों से आधारित हैं। जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की बात होती है, अनुच्छेद 43 हो गया, इसी तरीके से अनुच्छेद 43B जो कि सहकारी समिति की बात करता है, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46, ये सभी के सभी गांधीवादी नीति पर आधारित है। लेकिन अनुच्छेद 41 गांधीवादी नीति पर आधारित नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, क्या लिखा जाता है इसको। तो यहाँ पे तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भैया? मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में नागरिकों की सेवा करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, आपको मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में बताते हैं कि आपका मुख्य कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, गलत, लागू किए जा सकते हैं, बहुत सारी विधियां बनाई भी जाती हैं। और अगर वो असफल हो रहा है यानी उनका मतलब कि उल्लंघन हो रहा है तो सजा का प्रावधान नहीं कर सकती संसद, ये भी गलत है, सजा भी दे सकती है। आगे देखते हैं, तो ये बी वाला तो आपका क्या हो गया, बी वाला गलत है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उनका परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। तो चारों में से बी वाला केवल गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर हम 70 को देखते हैं। संसदीय व्यवस्था के दोष क्या हैं? देखिए, सरकार की अस्थिरता ये एक सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं होता कि सरकार हमारी 5 साल टिक भी पाएगी कि नहीं। नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है और मंत्रिमंडल की निरंकुशता भी इसमें हो जाती है। तो ये तीनों ही संसदीय व्यवस्था के दोष पाए जाते हैं। जबकि शक्तियों का पृथक्करण की अगर हम बात करें तो ये संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है, बल्कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था का गुण है, जिसमें राष्ट्रपति का शासन होता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से अलग होती हैं। 71 किस एक संवैधानिक उपबंध में संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा नहीं हो सकता? तो देखिए, साधारण बहुमत से किसमें आप कर सकते हो, 5वीं अनुसूची में कर सकते हो, 6ठी अनुसूची में कर सकते हो, दूसरी अनुसूची में, लेकिन 7वीं अनुसूची में नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों 7वीं अनुसूची में संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है और संवर्ती सूची आती है, अर्थात जिसमें कहीं ना कहीं राज्यों का भी हित जुड़ा होता है। और इसमें अगर आपको संशोधन करना है तो इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन हमें इसमें चाहिए। तो इसमें साधारण बहुमत से नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? आगे देखते हैं संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में। आइवर जेनिंग्स ने इसे कैबिनेट व्यवस्था कहा, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्रस्ताव मतलब विश्वास प्राप्त होता है। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74, 75 केंद्र में, अनुच्छेद 163 और 164 राज्य में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बहुत ही क्लियरली मेंशन है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 268 के तहत केंद्र द्वारा उद्ग्रहित और राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित करने वाले कौन से कर नहीं है? तो आप देखोगे विनिमय पत्र, चेक, शेयर, अन्य के अंतरण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क जो कि केंद्र सरकार लगाती है, मतलब उद्ग्रहित होते हैं, लेकिन राज्य संग्रहित और विनियोजित करती है। वाद, नोटों, नीतियों, बीमा आदि के अंतरणों पर भी, औषधि और प्रसाधन वस्तुएं जिनमें अल्कोहल, नारकोटिक शामिल है, इन पे भी। लेकिन चौथे वाला इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि मानवीय उपभोग के लिए जो अल्कोहलिक लीकर है ना, इस मादक पदार्थों पर जो उत्पाद शुल्क होता है, ये राज्य सरकार उद्ग्रहित करती है, संग्रहित करती है, विनियोजित करती है। इसीलिए अभी तक अल्कोहल को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, और यही वजह है कि आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्राइस पे लीकर मिल जाता है, क्योंकि ये राज्य की बहुत बड़ा इनकम का सोर्स होता है, इसीलिए इसको राज्य ही तय करता है सारी चीजें। 74 में देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का एक अन्य नाम है छाता विधान, जो संपूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करना था। तो दोनों ही बातें सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और इसका प्रारंभिक नाम केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। इसकी 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, तो 4 नहीं होती दोस्तों, 5 होती है। कहाँ कहाँ पे हैं? जैसे आप देखोगे कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, 5 जगह पे होती हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, जैव विविधता के संरक्षण में विधियों में निम्नलिखित में से कौन से बाह्य स्थानीय एक्ट सीटू के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो जैसे वृक्ष हो गया, वृक्ष उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया, वनस्पति बगीचा हो गया। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ये इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? इन सीटू के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिख रहा है? वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषण के फलतः वायुमंडल का तापमान बढ़ना। और 1824 में जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की परिकल्पना दी। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान जलवाष्प का है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी प्रकार की, अगर आप देखोगे कि इसके द्वारा अवरक्त किरणों का अवशोषण नहीं किया जाता है, इसीलिए क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष 2024-25 में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये क्विंटल है। देखो जो सामान्य धान है ना, उसमें 117 रुपये की वृद्धि करके 2300 रुपये क्विंटल करके अब बेचा जाएगा। और जो ए ग्रेड का धान है उसमें भी 170 रुपये की वृद्धि की गई, लेकिन उसका प्राइस कितना रखा गया, 2320 रुपये। जो ग्रेड ए वाला धान होता है वो केवल 20 रुपये एक्स्ट्रा होता है। एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि इस बार रामतिल को क्यों कहते हैं, नाइजर सीड भी कहते हैं, क्योंकि नाइजर में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। 983 रुपये क्विंटल वृद्धि की गई है, प्राइस नहीं है इसका, वृद्धि की गई है। और एमएसपी में न्यूनतम वृद्धि मूंग में 124 रुपए प्रति क्विंटल हुई है। नहीं, अभी ऊपर मैं बता रहा हूं ना कि 170 रुपए की धान में ही वृद्धि हो गई, तो न्यूनतम मूंग में कहा होगी, न्यूनतम तो धान में हो गई, तो ये गलत हो गया। और अरहर में 550 रुपए क्विंटल की वृद्धि की गई है, तो इसलिए सी वाला गलत हो गया। बिजली घर और कुछ राज्य जैसे कोठागुदम की बात करें तेलंगाना में हो गया, रायचूर की बात करेंगे तो कर्नाटक में हो गया, मेट्टूर की बात करें तो तमिलनाडु में, और बनकबोरी गुजरात में है। ये सब बिजली घर हैं, प्रसिद्ध बिजली घर हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, जीआई टैग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखो अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश को 6 नए उत्पादों में जीआई टैग मिला, जिसमें बनारस की तिरंगी बर्फी बहुत फेमस थी, पिलकुहा का जो है कि जो कढ़ाई थी, मतलब एक तरीके की। भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य, बिल्कुल 75 है इसको प्राप्त। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा एक प्रभाग होता है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, जीआई टैग प्रदान करता है। और ये जो डीपीआईआईटी की बात कर रहा है ना, डीपीआईआईटी, ये भी आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। जीआई टैग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबद्ध होता है, जिसकी अवधि 20 वर्षों की नहीं मेरे दोस्त, केवल 10 वर्षों तक होती है। फिर 10 वर्षों के बाद उसको जीआई टैग उसका समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नियोप्रीन की बात करें तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ नहीं है, बल्कि कृत्रिम रबड़ कह सकते हो, या फिर इसे संश्लेषित रबड़ भी कह सकते हो, या सिंथेटिक भी कह सकते हो। आगे देखो रेयान की बात करें तो सेल्यूलोज से बना एक कृत्रिम रेशा होता है, मतलब बनता सेल्यूलोज से, पेड़ों की छाल वगैरह से, लेकिन कृत्रिम तरीके से। टीएनजी की बात करेंगे तो इसको नोबल तेल बोलते हैं, और जेंटामाइसिन की तो एंटीबायोटिक है ये, तो यहाँ पे ए वाला गलत हो गया। कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र भी है, भारतीय वन्यजीव संस्थान भी है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भी है। लेकिन भारतीय सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत है, जो संचार, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, इसमें हेल्पफुल होती है। आगे बात करते हैं, इसके सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, और यह प्रथम मानव निर्मित तत्व भी है, तो ये पोलोनियम की बात कर रहा है। और यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राज्य लोक कला। तो देखो गुजरात की बात करें तो गुजरात में साथिया होता है, लेकिन मेरे दोस्त एमपी में कलमकारी नहीं होती, बल्कि ये आंध्र प्रदेश में होती है कलमकारी। ओडिशा में पट्टचित्र और बिहार में मधुबनी। तो एमपी में कलमकारी नहीं होती, बल्कि कहाँ होती कलमकारी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। जैसे अब अमापा खान किसके लिए फेमस है, तो मैग्नीज के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे है, इताबिरा खान लॉयस के लिए। ये दोनों खाने जो आपको देखने को मिल जाएंगी ब्राजील में। कहाँ पे, ब्राजील में। अमापा खान और इताबिरा दोनों ब्राजील में है। चुक्की कमाटा पठार की बात करें तो ये तांबे के लिए फेमस है, और चुक्की कमाटा किस में आता है, चिली में आता है। अब वीपा जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में आता है, बॉक्साइट के लिए फेमस है, अर्थात बी हो गया। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से कितने एटीपी अणुओं में निर्माण होता है, केवल 2 होते हैं बस। फिजी द्वीप किसका भाग है, मेलेनोशिया का भाग है। किसका भाग है दोस्तों, मेलानेशिया का। और फिजी की जो राजधानी है ये इसकी सुवा राजधानी होती है। दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोवेव कहते हैं। नेक्स्ट है, किसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था, तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बसाया था। किसने, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। और ये कश्मीर में बसा था, परिहासपुर को इन्होंने क्या किया, राजधानी भी अपनी बनाया था। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवरोधक तत्व कौन सा है, तो वो होता है पूंजी निर्माण का न होना। अगर एक ऐसा देश जिसके यहाँ पूंजी का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है, लगातार खर्च तो हो रहा है लेकिन कोई प्रोडक्शन पूंजी का नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो देश कैसा हो गया, अल्प विकसित या फिर और भी
खराब स्थिति में रहेगा। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान जो आयोग स्थापित हुए इनका क्रम बनाना है। जैसे फर्स्ट फिस्कल कमीशन की बात करेंगे तो ये 1919 में आया। मैकडोनल्ड कमीशन की बात करेंगे तो ये 1899 से लेकर 1900 में आया। और फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन की बात करेंगे तो 1916 में आया। तो ये हो जाएगा, क्रम लगा लो। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ इंडिया ये पुस्तक हो जाएगी आपकी बिपिन चंद्रा की। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण का विचार। जैसे इसमें कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के वर्गीकरण को एल्बिडो मूल्य के द्वारा घटते क्रम में बताना है आपको। तो एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपकी सरफेस चिकनी होगी, बर्फ की तरह होगी और व्हाइट कलर की होगी, उतना ही आप सूर्य के प्रकाश को क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। पृथ्वी उतने प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो भैया इसकी शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले टुंड्रा, जो कि बिल्कुल ग्लेशियर पिघले मतलब ग्लेशियर का क्षेत्र होता है, वहां पे कोई वनस्पति नहीं है। उसके बाद टैगा आएगा, फिर उसके बाद उष्ण कटिबंधीय सदापानी आएंगे, और फिर सबसे ये आएंगे पर्णपाती आएंगे, और लास्ट में आएंगे सदापानी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वनस्पति होती है जो सबसे कम इसका एल्बिडो होता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की कीमत गिरे और कुछ लोग यह सोचकर उसकी मांग में कमी कर देते हैं कि उसकी कीमत में गिरावट उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण हो रही होगी, तो इसी को हम कहते हैं वेबलेन प्रभाव। क्या कहते हैं, वेबलेन प्रभाव। नेक्स्ट हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का सरला मुद्गल बनाम भारत संघवाद 1995 किससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यानी ये किस में आएगा, तो 44 आर्टिकल डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। भारत में निर्धनता की माप के लिए किसका प्रयोग किया था, निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया था। और निरपेक्ष प्रतिमान को ही दोस्तों हेड काउंट मेथड भी कहते हैं, या यूं कहें कि हेड काउंट रेशियो भी इसको कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो मिनिमम आवश्यकता पूरी करने की जो क्षमता होती है, न्यूनतम आय या न्यूनतम उपभोग स्तर, इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोबाल्ट 60 का उपयोग आमतौर पर कैंसर के इलाज में विकिरण चिकित्सा में किया जाता है, क्योंकि इससे उत्सर्जित होती है क्या, जो कोबाल्ट 60 होता है इसका कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, कहाँ पे, महोबा में है। और निम्नलिखित में से किस चीनी यात्रियों ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, तो ये मातवा लीन ने दिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि चालुक्य के शासन में चीन और भारत के बीच में भी संबंध पाए जाते थे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी कि नेशनल वाटरवेज 1 की बात करें, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं वैसे नेशनल वाटरवेज होते हैं। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और यह वाराणसी से कोलकाता तक जाता है, तो नहीं, ये बल्कि प्रयागराज से होकर हुगली तक जाता है। ठीक है, प्रयागराज से होकर जाता है हुगली तक, और यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ विषय वस्तु दिया और अनुच्छेद, जैसे लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये 315 से 323 है। संसद की बात करते हैं तो 79 से 122 है। संघ राज्य क्षेत्र की बात करें 239 से 241 है। और संघ राज्य विधायी संबंध की बात करेंगे तो 245 से 255 है। तो ये हो गया इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, तो वो हो जाएगा आपका एमपी। ठीक है, और पश्चिमी अफ्रीकी देशों का पश्चिम से पूरब क्रम लगाओ। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आइवरी कोस्ट पश्चिम साइड से, फिर जब हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पे घाना आएगा, तीसरे नंबर पे टोगो आएगा और चौथे नंबर पे बेनिन आएगा। तो इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 105, मूरलैंड ये कहां पर अवस्थित एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में, क्योंकि यहाँ की विशेषता जो है कि यहाँ पे पेड़ नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सूखा प्रवण क्षेत्र ओडिशा का कालाहांडी है, बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर का बिहार है, और भूस्खलन प्रवण क्षेत्र गढ़वाल हिमालय। लेकिन भूकंप प्रवण क्षेत्र दोस्तों कर्नाटक का पठार नहीं है, क्योंकि पठारी क्षेत्रों में सामान्यतः क्या होता है कि भूकंप अब नहीं आते, बहुत ही कम आते हैं, लेकिन भूकंप सबसे अधिक हिमालयी क्षेत्रों में आते हैं, और कर्नाटक के पठार नहीं बल्कि उत्तरी हिमालय हो गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, नेपाल हो गया, हिमाचल हो गया, ये सभी में आते हैं।
और निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में से स्त्री साक्षरता 2011 के अनुसार सबसे अधिक कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा आपके लक्षद्वीप में। लगभग यहाँ पे होती है 88% के आसपास, मतलब 87.9% यहाँ पे है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा सामान्यतः गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आ गया। ठीक है, मुझे मतलब मैंने जब वीडियो अपलोड की थी कल, क्योंकि कल मैंने रीजनिंग नहीं कराई थी आप लोगों को, जो टेस्ट नंबर हमने इससे पहले किया था, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया था, मैंने एक देखा था कि उन्होंने कहा कि सर अगर आप नहीं भी करा रहे हो तो कम से कम आंसर जरूर बता दिया करिए रीजनिंग का। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, जो क्वेश्चन आएगा उसे मैं करा दूंगा, अदरवाइज जो नहीं आएगा तो उसका आंसर बता दूंगा। नहीं आने का मतलब ये नहीं कि वो सवाल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे सवाल को आपको सॉल्व कराऊं। लेकिन फिर भी देखिए, अब यहाँ पे क्या, आभा 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर 1 किलोमीटर पूरब की ओर मुड़ती है, और अपनी यात्रा के आरंभ बिंदु से पहुंचने पर उसे चलना पड़ेगा। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। एक हमने डायरेक्शन बना ली इस तरीके से, ठीक है, या हाँ, अब यहाँ पे करा आभा 1 किलोमीटर दक्षिण में गई, चलो भाई 1 किलोमीटर यहाँ पे आ गई दक्षिण में, और उसके बाद फिर वो 1 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी कि डायरेक्शन आपकी फिक्स है, 1 किलोमीटर यहाँ पे आ गई। और अब करा अपनी यात्रा के आरंभ बिंदु, इसने यहां से शुरू की थी, पर पहुंचने के लिए उसे चलना पड़ेगा। तो अब देखो, यहाँ पे पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा, या तो ऊपर जाके फिर ऐसे आएगी, मतलब ऐसे आके फिर ऐसे आए इस साइड में, तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, डायरेक्ट तिरछे आ सकते हैं। तिरछे का मतलब हो गया, ये जो डायरेक्शन आएगी ये आएगी उत्तर पश्चिम 45 डिग्री, यानी कि पश्चिम यहां से हो जाएगा पूरब से, यानी ये पूरब की डायरेक्शन है, और पूरब से 45 डिग्री की ओर उत्तर की ओर चलेगी, तो ये उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ श्रृंखला दी है, विलुप्त पद देखना है। देखो 82 से 97, 97 से 114 है, और यहाँ पे आना है। तो 82 से अगर आप 97 तक जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसमें 15 संख्या जोड़ी जा रही है। 97 से 114 में आ रहा है तो 17 संख्या जोड़ी जा रही है। तो क्यों ना हम 114 से 19 संख्या अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 133, और 133 में अगर हम आपका 21 ऐड कर देते हैं, 21, तो हमें मिल जाएगा 154। इसका मतलब ये सीरीज सही है। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा बेमेल जोड़ है, जैसे 4 और 63, अगर हम 4 का स्क्वायर -1 कर दें, मतलब 4 का स्क्वायर नहीं करेंगे बल्कि 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 4 चौक 16 चौका 64, और -1 कर दो तो 63 मिल जाएगा। 1 का क्यूब माइनस के 1 करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 5 का क्यूब माइनस के 1 करो, 5 का क्यूब 125 - 1, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 की पावर 4 माइनस के 1 हो रहा है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से 1 घटाओगे तो 15 आएगा। अगर हम 2 का क्यूब -1 करेंगे तो 2 तियां मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, और माइनस के 1 करोगे तो 7 आना चाहिए था, यानी ये एक संख्या बेमेल है। अब यहां पे देखो, अगर इसकी बात करें a/b बराबर 3/4 है, तो इस समीकरण में वैल्यू निकालकर a का मान निकालना है। तो भैया a/b का मतलब हो गया 3/4, तो हम किसी एक अल्फाबेट का वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a/3। अब इस b की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, अर्थात जब आप पुट करोगे तो 8a, ठीक है, प्लस 5b की जगह हम क्या लिख देंगे, 4a/3 और बराबर 22। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है, और निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपया मिला, तो कितनी बार उसका निशाना चूक गया, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा 35। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पूछते हैं इस प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में, तो देखिए भैया 1 और 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5, और 5 और 2 जोड़ोगे 7, तो 7 जोड़ने पे आ गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो 7 7 49, 4 2 6 6 2 8, और अगर 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। तो इसका मतलब है कि ये 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर को हम कब पहुंच सकते हैं, जैसे 5 3 8 और 8 5 13 हो गया, तो यानी 5 आ गया। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग बहुत हाई फाई होती है, बस आपको समझना आना चाहिए, और ये आप रट के नहीं कर सकते, प्रैक्टिस से कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 7 लड़कियां हैं, A B C D E F और G एक ही कतार में है, तो कैसे बैठी हैं, जैसे C A और D के बीच में बैठी है। C जो है A और D के, तो मैंने C को उठाया और A और D के बीच में बैठा दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि A राइट में कि लेफ्ट में, लेकिन मैंने एज्यूम करना शुरू कर दिया। E F और G के बीच में बैठी है, तो भाई E का भी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं E F और G के बीच में बैठा है, जनरली तो यही क्रम होता है। फिर आगे करा B D और F के बीच में, यानी D और F के बीच में मुझे B को भी बैठाना है। और अब देखते हैं कि यदि A और G दोनों छोर पे, यानी A और G दोनों छोर पे हैं, तो D किसके बीच में बैठी है, तो भैया D बैठा है C और F के बीच में B और C के बीच में।
तो ये हो जाएगा बी और सी के बीच में, ये बी आंसर आ गया। ऐसे ही करके बैठाना होता है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। अब यहाँ पे ये एक सवाल है जिसको प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी भाई मेरा हाथ कमजोर है प्रोबेबिलिटी में, तो इसको मैं नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन इसका आंसर 2/7 है। अब यहां पर देखो, ए के अंक बी से अधिक है परंतु सी से कम है, डी के अंक ई से कम है और बी के अंक ई से अधिक है, तो अधिकतम अंक किसे प्राप्त हुए? तो ऐसे प्रश्नों को आपको करना है, ए के अंक बी से अधिक है, यानी ए का अंक क्या है? अधिक है, किससे? बी से। ऐसे तो सेट करते हैं हम लोग, अगर ऐसे करोगे तो आपको खुद पे खुद आंसर निकल आएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे परंतु सी से कम है, यानी कि सी के अंक क्या हो गए? ए से भी अधिक हो गए। अब कह रहा है डी के जो अंक है वो ई से कम है और बी के अंक ई से अधिक है, यानी बी के अधिक है अगर ई से और ई से कम है किसके? डी के। तो ये हो गई आपकी पूरी सीरीज। तो अधिकतम अंक प्राप्त हुए हैं सी को। अब यहाँ पे त्रिभुज है, अब त्रिभुज मैं गिनने नहीं बैठूंगा, लेकिन इस त्रिभुज में जो टोटल त्रिभुज मिलेंगे आपको 18 मिलेंगे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा NP4 अनुपात NP5 का अनुपात 1/3 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो 7 हो जाएगी। यहां देखते हैं, यदि ए बी का भाई हो, सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो और बी डी की नातिन हो, तो बी और एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है, तो बुआ हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने मैक्सिमम रीजनिंग यहाँ पे करा दी है, बेसिक जो पॉइंट थे। अब आप सोचो कि नहीं सर मैं पूरी रीजनिंग को यहाँ पे समझाई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसके लिए कई बार आपको बोल चुका हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे क्लासेस देखो। अगर किसी की नहीं देखनी है तो मैं बताता हूँ, दिल्ली के बहुत अच्छे टीचर हैं कैरियरविल कोचिंग के, जो राकेश सर के नेतृत्व में चलती है, पीयूष वार्ष्णेय सर और अरुण सर। इन दोनों की रीजनिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैंने हमेशा इन्हीं की क्लासेस की, और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों की क्लासेस मिल जाएंगी। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी की भी क्लास उठा के रीजनिंग के 5 से 6 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लो। बात करते हैं अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी? तो ये लगभग 105 साल का रिकॉर्ड है। नईमा खातून जो है कि पहली बार बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की महिला कुलपति। फिर पूछ रहा है अप्रैल 2024 में किस एक के द्वारा मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर की शुरुआत की गई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई। आगे बात करते हैं, अप्रैल 2024 में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला स्थान रहा, बिल्कुल 75 है, और इस सूची में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है, बिल्कुल इसमें 58 इसको प्राप्त है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार शीर्ष साइबर क्राइम वाला देश कौन सा? जहां पे सबसे अधिक साइबर के क्राइम होते हैं तो रसिया में होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है, हाल ही में MH1718 क्या है? ये अंटार्कटिका में एक भारतीय डाकघर है, जो हमारा भारतीय रिसर्च सेंटर है वहां पे एक डाकघर है और उसका ये पिन कोड है। ये अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमिनवा तलुका ये किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो की बनी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया भारत की तरफ से? तो 2030 तक। आगे पूछ रहा है अप्रैल 2024 में कौन सा एक देश मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई मेन्स 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो नाइजीरिया है ये। और ये सब मैंने करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दिया है आई दृष्टि में। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया है कि कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं कि मेन जो आई दृष्टि के टॉपिक है, पॉइंट है, उनको कवर करा दिया जाए, तो उसके लिए आप लोग भी टेलीग्राम पे वोट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। अदरवाइज ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल पोस्ट करेंगे तो लगभग 13,500 से अधिक फैमिली उसमें जुड़ चुकी है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखते हैं, अप्रैल 2024 में बिचेस ब्रूम रोग की पहचान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की थी। यह रोग निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो यह मटर की फसल को प्रभावित करता है। अप्रैल 2024 में किस एक पदार्थ की उपस्थिति के कारण हांगकांग ने भारत के कुछ मसाला ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह था एथिलीन ऑक्साइड। और कौन कौन से ब्रांड है? एवरेस्ट का मसाला जो आप बहुत ज्यादा घर में यूज करते हैं, और दूसरा होता है MDH। सोचो, ये 2 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मसाले की फील्ड में, और एक अब नई आ रही है कैच, राजेश मसाला, ये सब नए आ रहे हैं, लेकिन ये पुरानी जो कंपनियां हैं इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया वहां पर। अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस के अवसर पर किसके द्वारा जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया गया? तो नाबार्ड के द्वारा। अप्रैल 2024 में कौन सा एक कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है? तो ये हो गया आपका HDFC बैंक। फिर यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना अध्यक्ष हैं, नलिन प्रभात महानिदेशक NSG के हैं, और राकेश मोहन सलाहकार पैनल वर्ल्ड बैंक के। तो तीनों ही बातें सही है, यानी सभी के सभी सही सुमेलित हैं।
नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये तीसरा वाला जो है कि मिला है अमिताभ बच्चन को, जबकि सबसे पहले इन्हें मिला था 2022 में नरेंद्र मोदी जी को। 2023 वाला आप लोग जरा कमेंट करके बता देना, मैंने देखा नहीं था। और 24 वाला मैंने आपको बता दिया, अमिताभ बच्चन जो कि तीसरा है। अप्रैल 2024 में भारत और किस देश के मध्य डस्टलिक के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो उज्बेकिस्तान के मध्य होता है भारत और उज्बेकिस्तान का डस्टलिक। नेक्स्ट है कौन सा एक सही सुमेलित है। नाइफ एक पुस्तक है सलमान रश्दी की। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है। इंडिया द रोड टू रेनेसा भीमेश्वर चल्ला की पुस्तक है। तो उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के लिए निम्नलिखित में से किन्हें एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो 4 लोगों को नियुक्त किया गया था। एक तो युवराज सिंह थे, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट जो कि जमैका के धावक हैं। तो ये 4 लोग थे। तो इनमें यहाँ पे युवराज सिंह का ऑप्शन सही है। हाल ही में कौन 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्किस मीर। कौन हो जाएंगी? बिल्किस मीर, जिनको जूरी का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं 139 क्वेश्चन नंबर को। 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी। तो ग्रह बनाम प्लास्टिक यानी कि प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। अप्रैल 2024 में ब्लू ओरिजिन के आगामी NS-25 जो मिशन जा रहा है, इसके अंतर्गत जो भारतीय पायलट है वो कौन अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में 6 क्रू सदस्यों में शामिल होंगे। तो गोपी थोटाकुरा जो कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक होंगे, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मोहन राकेश जा चुके हैं। तो ये हो गया आज आपका समीक्षा अधिकारी के लिए हमारा टेस्ट नंबर 3। तो ये टेस्ट नंबर 3 है और इससे पहले मैंने यूपी पीसीएस के लगभग 20 से 21 टेस्ट पेपर करा दिए हैं। आरओ का आज आपका तीसरा हो गया। ये सभी टेस्ट पेपर आपको कंबाइंडली देखने हैं जो समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।